Students, good morning to all of you. In previous class, we studied the classification of soil in India from geography. Today we will see, according to a split up syllabus, we will learn the rise of nationalism in Europe from history. Before starting the chapter, I would like you to familiarize the concept of nationalism. First of all, what is nationalism and what are the conditions leading towards nationalism? नेशनलिज्म, छात्रों, नेशनलिज्म की हिंदी होती है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है? चूंकि चैप्टर का नाम ही है राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो सबसे पहले तो हमको परिचित होना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद शब्द क्या है, नेशनलिज्म क्या है। छात्रों, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों के बीच एक निश्चित भूभाग है, उसके अंतर्गत रहने वाले लोगों के बीच एकता की जो भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की यह जो भावना है वह कई कारणों से लोगों के मन में या वहाँ के रहने वाले निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों के मन में यह भावना पैदा होती है। उन कारणों में कुछ कारण इतना महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा, जिसको समझना अत्यंत ही आवश्यक है। वह रिलीजन है, एक प्रशासनिक व्यवस्था का होना है और कल्चर है। तो कल्चर में ही इन सारी बातों को हम समेटते हैं, लेकिन कल्चर, इसके बाद हम कहते हैं लैंग्वेज है। इन सब को के कारण लोगों में एक तरह की भावना पनपती है कि यह देश मेरा है। भारत के साथ भी हुआ था, भारत में भी ऐसी बातें थी, लेकिन यह एक दिन में पैदा नहीं होता। यहाँ तक यूरोप की बात है, यूरोप में भी एक लंबा समय लगा और यह भावना पश्चिम यूरोप में मुख्य रूप से दो कारण, एक तो क्रिश्चियनिटी और दूसरा है एब्सोल्यूटिज्म, यह जो निरंकुशवाद। तो अब विभिन्न यूरोप के विभिन्न देशों में, चूंकि हमको यूरोप की विशेष चर्चा करनी है, राष्ट्रवाद, चूंकि यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर का ही नाम है, तो यूरोप में जैसे निरंकुशवाद कुछ, अब यूरोप के जो जितने देश हैं जिसमें राष्ट्रवाद पनपा, तो उन देशों में कुछ तो ऐसे कारण हैं जो सभी देशों में समान थे, और वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले लोग सभी देशों में इस बात का अनुभव करते थे, लेकिन कोई सर शुरू में नहीं उठाते थे। और दूसरा, कुछ दूसरी भी परिस्थितियां थी जो विभिन्न देशों में विभिन्न तरह से थी। जैसे आगे हम फ्रांस की चर्चा करेंगे, बड़े जनरल चर्चा करता हूं मैं। तो जो निरंकुशवाद है, निरंकुशवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासक पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता है, कोई लगाम नहीं होता उस पर। इसके तो ऐसी व्यवस्था पूरे, चूंकि सब जगह राजतंत्र था, मोनार्की था, और सब जगह कहीं पर कुछ कम और कहीं पर कुछ ज़्यादा, लेकिन पूरे यूरोपीय देशों में सभी जगह निरंकुश शासक था। इस बात को कॉमन पीपल, आम जनता
सब समझती थी, लेकिन राजा के खिलाफ बोले कौन, यह एक बड़ी बात थी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने, और जो कॉमन पीपल था उस कॉमन पीपल को प्रोत्साहित करके आगे लाया, और फिर राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ। लोगों को जब यह लगने लगे कि यह देश, यह क्षेत्र, यह भूभाग हमारा है, तो कॉमन पीपल को यदि यह लगने लगता है तो उसमें अपने आप ही एकता की भावना अपने आप उसमें उभरने लगती है। अब दूसरा, अब यह जो एकता की भावना है उसको उभरने में समय तो लगता है, लेकिन लोगों का उसमें कई क्षेत्र हैं, जैसे कुछ कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, फिलोसफर हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबका योगदान होता है। खास करके पश्चिम रूप में जो रिनेसा है, इसके बाद से जो पुनर्जागरण काल उसको कहते हैं, इसके बाद से लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुआ। कोई चीज जब अति पर पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से उसका अंत होता है। तो पश्चिम यूरोप के देशों में जो क्रिश्चियनिटी थी वह चरम पर था। राजा उसी के अनुसार कार्य करते थे। कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, चर्च के खिलाफ बोल नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। कोपरनिकस को सूली पर लटका दिया गया, गैलीलियो को देश से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया, वो बड़े साइंटिस्ट थे, कहते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चर्च के जो सबसे बड़े अधिकारी होता है, छात्रों तुम लोग जानते होंगे, उसको पोप बोलते हैं। और पोप से नीचे के अधिकारी की भी किसी का क्या साहस जो उसका विरोध कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो पोप का आदेश था, पोप बताते थे चर्च में कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और इन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी घूमती है। तो विज्ञान और धर्म, इस दोनों में टकराहट हुई, और जिसके कारण गैलीलियो को देश छोड़ना पड़ा। यानी धर्म, रिलीजन हावी होने लगा। इसके बाद है लैंग्वेज। लोगों में जब एकता की भावना लैंग्वेज के आधार पर भी आती है, और यूरोप में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद होता है कि हमारे हम कहाँ से आए हैं, इस आधार पर भी। जो जर्मनी में इस आधार पर कि जो लोग आर्यन हैं, जिसकी आंखें उसमें देखता था भूरी है, वही असली है यहाँ का, और बाकी लोग को वह कुछ समझता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया तो हिटलर के द्वारा। तो एक दिन में एकता की भावना नहीं आई है। एकता की भावना आने में एक लंबा समय लगा। जहां तक फ्रांस की बात है, वहां अलग परिस्थिति थी। अन्य सभी जगह यह कॉमन थी बातें, लेकिन जहां तक फ्रांस की बात है वहां कुछ अलग परिस्थिति थी। फ्रांस में का राजा, देखो छात्रों, यहाँ यूएसए और कनाडा, जो वर्तमान मैप आगे हम चर्चा करेंगे, जो उस समय का मैप कैसा था और देश की बाउंड्री, अभी की देश की बाउंड्री अलग है। लेकिन अभी तुम जो देख रहे हो स्क्रीन पर मैप, उसमें कनाडा को देखो, देख रहे हो।
और यूएसए को देखो, कनाडा पर फ्रांस का आधिपत्य था और यूएसए पर ब्रिटेन का था। और जब वहां के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो फ्रांस के राजा ने ट्रेनिंग देने के लिए यूएसए के, जो अभी का यूएसए है, वहाँ जो लोग लड़ रहे थे उसको ट्रेनिंग फ्रांस के राजा द्वारा भेजे गए मिलिट्री लोग ही उनको ट्रेनिंग देते थे। वो इसलिए देते थे कि उनको ब्रिटेन के प्रति उनके ईर्षा द्वेष की भावना थी। वह यह थी कि ब्रिटेन के ने उसको कनाडा से खदेड़ दिया था, इसीलिए उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी। लेकिन वह फ्रांस के राजा इस बात को दूरगामी, इसका क्या प्रभाव होगा, उनको भूल गया। तात्कालिक प्रतिशोध की भावना के कारण ऐसा उन्होंने किया। लेकिन जब फ्रांस की मिलिट्री लौट करके आई तो वह स्वतंत्रता की बीज समझो कि वह लेकर के पहुंच गया। उनके मन में यह भावना होने लगी कि उनकी जो लड़ाई है वह सही है, क्योंकि वहां उनको सताया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हमारे राजा भी, जो हम लोगों का राजा है, फ्रांस के राजा, वो हम लोगों को भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और निरंकुश शासन चलाते हैं। और उन लोगों ने पढ़े हुए लिखे हुए लोगों से मिल करके, तुमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो किंग और जो प्रिस्टली क्लास के लोग थे वह, फिर नोवेल्टी और जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल में भी तो ये 2 कैटेगरी के लोग जो थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, वे तो मुट्ठी भर लोग थे। और दोनों स्टेट के लोग टैक्स फ्री थे। काम कौन करते थे और टैक्स कौन देते थे? जो थर्ड स्टेट के लोग थे। इसमें भी कई कैटेगरी थी, खास करके 3 कैटेगरी तो अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एडवोकेट थे, बिजनेसमैन थे, कुछ पैसे वाले लोग भी थे, और दूसरे पीजेंट थे, और जो किसान थे जिनकी अपनी कुछ जमीन थी, और कुछ ऐसे लोग थे जो लैंडलेस पीपल थे, बिल्कुल लैंडलेस लेबर थे। लेकिन वह तीनों स्तर के जो लोग थे वही कंप्लीटली, मतलब थर्ड स्टेट के तीनों कैटेगरी के लोग ही टैक्स पे करते थे। उन्हीं की कमाई पर वो दोनों स्टेट के लोग ऐशो आराम, राजा तो ऐशो आराम की जिंदगी, ये लोग भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। उस समय फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। तो जो जमींदार थे उनकी भी जिंदगी ऐशो आराम की थी। अब देखो कि एक एग्जाम्पल 1-2 देते हैं कि कैसे न लोगों के मन में उनके प्रति भावना गलत होगी या भीतर ही भीतर उनसे चिढ़ेगा। सपोज कोई प्रिस्टली क्लास के लोग हैं, तो जो उसको लैंड जो डोनेट किया गया था राजा की तरफ से, उसमें तो टैक्स भी नहीं भरना उसको। और साथ ही साथ यदि कोई गांव है जो उसके नज़दीक है, उस गांव के लोग उनकी खेत पर मुफ्त में खेती करेंगे, काम करेंगे। उसको बांट देता था सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तुम काम करो, और उसको काम करना पड़ता था। अपने घर से
खा करके आता था और काम करता था। तो एब्सोल्यूटिज्म जो है, निरंकुशवादी व्यवस्था जो है, उनको तो स्पष्ट ऐसा क्यों करता था, वह नहीं कहता हम नहीं आएंगे। तो निरंकुशवादी व्यवस्था में तीन चीज स्पष्ट रूप से है। एक तो है केंद्रीकृत सत्ता, तो सेंट्रलाइज है पावर, राजा जो कह दिया वह फाइनल है। काम तुमको खेत में करना है तो करना है, तुम उसको विरोध नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी मिलिट्री क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मिलिट्री तो उसके पास होती है, एक आदमी का शासन चलता है, मिलिट्री उसके पास होती है। यह सीधी सी बात है कि यदि तुम काम करना नहीं चाहोगे, राजा के खिलाफ जाएगा, उसको बंदूक से उड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह की बात धीरे धीरे कॉमन पीपल में फैलने लगी कि हम लोगों पर अत्याचार होता है। फ्रांस में विशेष परिस्थिति यह थी कि राजा जो लुई 16 के जो आए, वह कम ही उम्र में शासक बन बैठे। उनको अनुभव नहीं था कि जो उनके मंत्री थे वह सबों को, जो नोबल लोग थे उस सब को मिला के रखें, कुछ को ज़्यादा फैसिलिटी दे देते थे, तरहीज जिसको कहते, और कुछ को कम देते थे, जिससे कि वो लोग भी, इनके कुछ लोग उनके बहुत नज़दीक रहते थे, कुछ लोग भीतर भीतर उनके खिलाफ जाते थे। तो जो थर्ड स्टेट के कुछ लोग, जैसे बिजनेस क्लास के लोग हुए, एडवोकेट हुए, जो पढ़े लिखे लोग थे, वह फिलोसफर से मिल करके, और फिलोसफर जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब था, जो समाज की सेवा करना चाहते थे, देखते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कॉमन पीपल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस एक्सप्लॉयटेशन को रोका नहीं जा सकता है, तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक राजा या राजतंत्र का, किंगशिप का जब तक खात्मा नहीं होगा, मोनार्की जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा नहीं। तो फिलोसफर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एडवोकेट का भी, कॉमन पीपल अवेयर करना। जब तक कॉमन पीपल अवेयर नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से एकता की भावना पनप नहीं सकती है। तो कॉमन पीपल को अवेयर करने में जो फिलोसफर था, जो बिजनेस क्लास का लोग था, जो पढ़ा लिखा लोग था, उन लोगों का बड़ा योगदान था। फिलोसफर ने तो इतना तक कह दिया, जो आगे उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अलग से पढ़ाएंगे जब, तो उसमें भाई तुम्हारे शरीर में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो राजा के शरीर में हो रहा है। इसीलिए राजा भगवान नहीं है, भले तो राजा को भगवान बोलता था, जो राजा बोल दिया वह फाइनल है। तो इन्होंने समझाया कि राजा के शरीर में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो रक्त किसके शरीर में, तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। और जो तुम आंख बंद करके चर्च पर विश्वास करते हो कि चर्च के बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो जो तुम्हारा दिन प्रतिदिन एक्सप्लॉइट करता है, और तुम इतना काम करने के बाद 2 दिन की तुमको रोटी नहीं मिलती है, जो अपना धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें एक्सप्लॉइटेशन की कोई जगह नहीं है। ये लोग चर्च के माध्यम से धर्म के नाम पर सब तुम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तुम लोग सावधान हो जाओ। और उसी में से उस समय कुछ व्यापार भी बढ़ा था, और उन लोग जो व्यापारी वर्ग जो धन कमाया और बाहर घुमा, तो वहाँ से लोगों ने नॉलेज हासिल किया। खास करके यूएसए में तो स्वतंत्रता मिल चुकी थी, वहाँ से लोगों ने सीख ली। पूरे विश्व स्तर पर
लोग वहाँ से घूमना शुरू किया, घूमता था। तो पश्चिम यूरोप से जब दूसरे दूसरे देशों में जब लोग गया, खास करके यूएसए में, अन्य देशों में, तो लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन एक कोई तो बोलने से नहीं होगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा किया लोगों ने। और एक दिन ऐसा आया कि फ्रांस जैसे देश, जिसका राजा, डायरेक्ट अनुभवहीन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव का अभाव जरूर था। और एक दिन ऐसा आया कि लोग इतना जागरूक हो गया कि जो डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी को लोगों ने हासिल कर लिया। और यूरोप के जो कह सकते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म की जो पहली सीढ़ी है, तो सबसे पहले जो पहली क्रांति के माध्यम से फ्रांस में हासिल हुआ, और दुनिया के देशों को जहां नेशनलिज्म नहीं था, उसको दिया दिखाने का काम किया।